नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी को ग्राम संगठन प्रशिक्षण का अध्याय नंबर 3 ग्राम संगठन के कार्य से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। आप सभी को हम पिछले वीडियो में इससे संबंधित बहुत सारा जानकारी दे चुके हैं, उसी से रिलेटेड थोड़ा और भी बचा है, उसी को हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ ये पृष्ठ 19 नंबर समझाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ ये भी है 20 नंबर है, ये भी समझा चुके हैं। उसके बाद ये है जो लक्ष्मी देवी और सीता देवी वाला जो कहानी है, वो भी कहानी आप सभी को समझा दिए हैं। उसके बाद ये भी आप सभी को हम अच्छे से समझा दिए हैं। और उसके बाद आप सभी को यहाँ जो ये केस स्टडी जो ये आप सभी को समझाए थे, यहाँ तक समझा दिए थे। इसको हम एक बार आप लोग को बता ही देते हैं कि पूर्णिया जिला के बनमनखी प्रखंड के सीतापुर गांव में एक ग्राम संगठन का निर्माण हुआ, जिसमें 8 समूहों ने सदस्यता ग्रहण की। जैसे बनमनखी प्रखंड सीतापुर गांव में है, तो बनमनखी प्रखंड के अंतर्गत मतलब सीतापुर गांव है, जिसमें ग्राम संगठन का एक निर्माण हुआ, जिसमें 8 समूहों ने सदस्यता ग्रहण किया। यानी 8 समूहों ने अपना सदस्यता शुल्क देकर ग्राम संगठन से जुड़ गया। सभी समूहों ने सदस्यता शुल्क और अंश पूंजी भी जमा की, परंतु किसी भी समूह ने नियमित मासिक बचत की राशि को ग्राम संगठन में जमा नहीं किया। यानी 8 समूह को ही मिलाकर ग्राम संगठन का निर्माण हुआ। तो 8 जैसे सदस्यता शुल्क और अंश पूंजी जो जमा होता है वो फर्स्ट में जमा कर दिया, लेकिन उसके बाद जो होता है कि मासिक बैठक का जो बचत होता है वो जमा नहीं की, नियमित जमा नहीं की। अब है कि बचत की राशि को ग्राम संगठन में जमा नहीं किया। जब 2 समूहों ने ग्राम संगठन से ऋण की राशि का डिमांड किया तो ग्राम संगठन में उनकी सहायता नहीं की, क्योंकि उसमें नियमित रूप से बचत नहीं हुआ, जिसके कारण उस ग्राम संगठन में पैसा कोई फंड भी नहीं आया। तो उसके बाद है कि कारण यह है कि ग्राम संगठन में नियमित मासिक बचत नहीं होने से कॉर्पस राशि नहीं थी, क्योंकि जब बचत ही नहीं होगा तो उसमें कॉर्पस राशि कहाँ से आएगा। और ग्राम संगठन ने समूह को बैंक से राशि मंगाने की सलाह दी, लेकिन बैंक ने भी ग्राम संगठन में समूह को बचत का राशि का अभाव तथा उसमें परस्पर लेन देन नहीं होते देख ऋण देने से इनकार कर दिया। कॉर्पस राशि भी नहीं था, बैंक में भी नहीं था, और उस ऋण से लेन देन नहीं हो रहा था, जिसके कारण बैंक भी ऋण देने से इनकार कर दिया। अब क्या है कि अंततः बैंक में की ओर से ग्राम संगठन से सहायता राशि ऋण न मिलने के कारण ग्राम संगठन के 5 सदस्य समूह बाहर निकल गए। परिणाम यह हुआ कि ग्राम संगठन ही टूट गया। अब यहाँ मतलब टूटने का क्या कारण हुआ कि जब 8 समूह जिसमें जुड़ा हुआ है, तो 8 समूह जुड़ा हुआ है, तो 8 समूह को क्या होगा कि उसका नियमित रूप से चलना है। जैसे कि वो जो आपको लक्ष्मी देवी और सीता देवी का कहानी बताया गया था, तो अगर उसमें अगर सब लोग अगर इकट्ठा होकर नहीं रहेंगे, तो इसमें अगर इकट्ठा सभी लोग नहीं जमा करेंगे तो उसका कॉर्पस राशि बचेगा ही नहीं, और कॉर्पस राशि नहीं रहेगा तो फिर किसी भी समूह को ऋण कहाँ से दिया जा सकता है। तो वो क्या परिणाम हुआ कि जैसे कि अगर उसमें आपको ये भी बताया है कि जो सामाजिक मुद्दा होता है कि अगर आपसी में एकता नहीं रहा तो क्या होगा कि वो घर बिखर जाता है। तो यहाँ है कि उसी तरह हुआ कि समूह में एकता नहीं रहा, जिसके कारण ग्राम संगठन बिखर गया। अब है कि ऊपर के केस स्टडी का वर्णन करने के बाद फैसिलिटेटर को प्रतिभागी से निम्न प्रश्नों पूछना चाहिए। अब ये जो केस स्टडी मतलब किया गया, जो जानकारी दिया गया, अब इससे संबंधित जो फैसिलिटेटर है ग्राम संगठन का जो निर्माण करने गए, उनके द्वारा दीदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्या पूछेंगे कि समूह ने ग्राम संगठन को क्या क्या दिया।
तो समूह ने ग्राम संगठन को कुछ नहीं दिया, बस क्या काम किया कि सदस्यता शुल्क दिया, और सभी में एकता नहीं रहने के कारण मतलब हुआ कि ग्राम संगठन टूट गया। ऐसे है कि ग्राम संगठन जो एक बार बन जाता है वो टूटता नहीं है, लेकिन हुआ कि जैसे कि सामाजिक तौर पर भी है कि अगर जैसे चाहे अपना ही घर को समझिए कि अगर घर में एकता नहीं रहता है तो वो घर टूट जाता है। तो ये ग्राम संगठन भी है, अगर समूह अच्छे से नहीं रहेंगे तो वो ग्राम संगठन सही से नहीं चलेगा। फिर क्या है कि 2 में है कि ग्राम संगठन ने बैंक से ऋण क्यों नहीं प्राप्त किया। ग्राम संगठन ने ऋण नहीं प्राप्त किया कि क्योंकि उसमें है कि लेन देन नहीं हुआ, और लेन देन नहीं बैंक होते देखा, जिसके कारण बैंक भी ऋण को देने से इनकार कर दिया। फिर क्या है 3 में कि समय पर ऋण प्राप्त नहीं होने पर भविष्य में क्या हो सकता है। समय पर ऋण नहीं प्राप्त होने के कारण भविष्य में होगा कि जिस चीज़ से आप जुड़े हैं, जिससे हमको फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, तो उसमें रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और उससे हम मतलब दूर चल जाएंगे, उससे हमको खुद का नुकसान पहुंचाएंगे। अब क्या है कि इस प्रश्न का उत्तर पाने के बाद नीचे दिए गए विषयों की व्याख्या करना। अब क्या है कि 1 में है कि ग्राम संगठन का पूंजी बढ़ाना। क्या होगा कि अगर इसमें मासिक बचत हुआ तो उसमें ग्राम संगठन का क्या होगा, पूंजी बढ़ेगा, और उसमें लेन देन होगा तो उसमें एक्स्ट्रा मतलब कॉर्पस मनी के रूप ब्याज का पैसा जमा होगा। उसके बाद क्या है 2 में है कि समूहों को आवश्यकतानुसार ऋण भुगतान करना। ग्राम संगठन में अगर होता है कि समय से समूहों का जो आवश्यकता अनुसार होता है उनको ऋण मतलब ग्राम संगठन के तहत दिया जाता है, लेकिन अगर वो ग्राम संगठन में सभी समूह नियमानुसार चलते होंगे तभी। उसके बाद 4 में है कि समूहों को एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि अगर एक दूसरे के जिम्मेदार अगर नहीं होते हैं तो वो हुआ कि आपसी में बिखरा हो गया, जिसके कारण वो कहेंगे कि न हम उनको जानते हैं न हम उनको जानते हैं, तो ऐसे में नहीं चलता है। तो इसलिए समूहों को क्या होता है कि एक दूसरे समूह का जिम्मेदार होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि 4 में नियमानुसार सारे समूह को इकट्ठा करना। ग्राम संगठन के द्वारा होता है कि नियमानुसार समूह को इकट्ठा किया जाता है। अब क्या है ख में है कि बचत के प्रकार। बचत के प्रकार क्या है, तो प्रशिक्षण विधि के माध्यम से रोल प्ले जो होता है, रोल जो होगा उसको प्ले करके मतलब खेल के माध्यम से फैसिलिटेटर को 2 प्रतिभागियों से नीचे दिए गए रोल प्ले को कार्य करना है तथा निर्देश इसका क्या है सो बताते हैं। 1 में है कि सभी प्रतिभागियों 10 समूह सदस्यों की गोलाकार में बैठक करना। सभी प्रतिभागी जो रहेंगे वो 10 सदस्यों को गोलाकार में बैठक करना है। और दूसरा में है कि सभी सदस्य से पहले बचत कराना है। उसके बाद 3 में है कि कुछ सदस्यों से उनकी इच्छा से बचत कराना। अगर मतलब होता है ना कि अगर आपकी इच्छा है तो जमा कीजिए, नहीं इच्छा है तो नहीं जमा कीजिए। पहले है कि गोलाकार में बैठक करवाना है, उसके बाद सभी सदस्यों से पहले बचत कराना है, उसके बाद कुछ सदस्यों ने उनकी इच्छा से बचत करवाना है। फिर 4 में क्या है कि कुछ सदस्यों समूहों द्वारा ऋण मांगने पर समूह की समीक्षा करके ऋण देना एवं उस एक समूह को बैंक से ऋण के लिए प्रेरित करना। क्या होता है कि मतलब अगर किसी को ऋण अगर देना है तो उसको क्या करना है कि समीक्षा करना है कि ऋण इनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर ऋण लेंगी तो कैसे सधाएंगी, वापसी नियोजन के अनुसार जमा करेंगी नहीं करेंगी, वो चीज़ पूरा मतलब बताया जाता है। और क्या है कि एक समूह को बैंक से ऋण के लिए प्रेरित करेंगे। अगर होगा कि ऋण अगर नहीं है तो उसको क्या कहेंगे कि बैंक से ही आप ऋण ले लीजिए। उसके बाद 5 में कि बुक कीपर ने लिखी हुई कार्य पुस्तिका को पढ़कर सुनाया, फिर बैठक समाप्ति की घोषणा की। अब क्या है कि प्रतिभागियों से उत्तर आ जाने के बाद फैसिलिटेटर को सभी उत्तरों को मिलाकर निम्न विषयों की व्याख्या करनी चाहिए। तो क्या है 1 में कि सामान्य बचत में क्या हुआ कि ग्राम संगठन में सभी पुस्तकों की बचत के बारे में चर्चा, जैसे कि जो भी जैसे पुस्तक ग्राम संगठन में लगता है तो उस पर ग्राम संगठन में सारे
ग्राम संगठन सभी समूहों के बचत के बारे में चर्चा करना है। मतलब जो समूह के जितने सारे बचत होते हैं उस सभी बातें ग्राम संगठन में चर्चा करना है और उसको एजेंडा में लेना है। चर्चा कर समूहों द्वारा समान बचत करना बताना है। अब क्या है कि 2 में है इच्छा अनुसार बचत। यदि समूह की आय अधिक हो तो उस आय को ग्राम संगठन में बचत के रूप में रख सकते हैं। ऐसा करने से समूह को ग्राम संगठन से कुछ ब्याज मिलेगा तथा राशि समूह को ऋण देने में काम आएगी। जैसे है कि अगर कोई समूह में है, अगर पैसा एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा है तो वो ग्राम संगठन में भी पैसा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ आमतौर पर नहीं लिया जाता है, न दिया जाता, क्योंकि वो समूह से बचता ही नहीं है। और वो क्यों होगा कि फिर मतलब समूह को तो खुद ज़रूरत ही रहता है तो उससे ले क्यों। ग्राम संगठन में पैसा इतना रहता है कि स्वयं सहायता समूह को ही दिया जाता है, लेकिन समूह के लिए भी ऐसा अवसर है, अगर उनसे कोई लेने वाले नहीं है तो ग्राम संगठन में जमा कर देंगे और वो ग्राम संगठन है दूसरे समूह को ऋण दे देगी और जो उसका ब्याज होगा वो समूह को दे देगी। और उसमें से है कि ब्याज कुछ ग्राम संगठन भी रखेंगे। फिर क्या है कि ग में है ऋण के प्रकार। अब इसमें ऋण का क्या क्या प्रकार है वो आप सभी को बता रहे हैं। क्या है, एक है डायरेक्ट लोन। तो डायरेक्ट लोन है कि ग्राम संगठन ने यदि अपनी पूंजी बैंक या अन्य संस्थाओं से ऋण लेकर समूहों को दी हो तो वो डायरेक्ट लोन कहलाता है। जैसे कि ग्राम संगठन का जो अपना पूंजी है उसके बाद बैंक या अन्य संस्थाओं से लेकर समूह को दी गई होती है तो वो डायरेक्ट लोन कहलाता है। जैसे कि अगर आईसीएफ लोन अगर होता है, क्या होता है कि जैसे आईसीएफ लोन एक बार मतलब ग्राम संगठन को मिल गया, ग्राम संगठन एक समूह को दे दिया और वो चाहे 10 समूह को दिया, टोटली रिपेमेंट कर दिया, तो अब जो उसको मतलब वो मिलेगा, चाहे अगर सीएलएफ को अगर मतलब ग्राम संगठन के द्वारा ऋण दे दिया गया, मतलब वापसी कर दिया गया है, और सीएलएफ से जो लोन अगर प्राप्त किया जाता है तो वो सामान्य लोन वो डायरेक्ट लोन में मतलब आ जाएगा। अब क्या है कि 2 में है कि इनडायरेक्ट लोन। यदि ग्राम संगठन ने बैंक या अन्य संस्थाओं से रिकमेंडेशन कराकर समूह से ऋण दिलाया हो तो वह इनडायरेक्ट लोन कहलाता है। यदि ग्राम संगठन है कि रिकमेंडेशन यानी मांग करते हैं और वो समूह को अगर ऋण दिलवाते हैं तो उसको इनडायरेक्ट लोन कहा जाता है। तो परस्पर इसमें तो अधिकतर होता है कि डायरेक्ट लोन का संभावना कम ही रहता है। वो डायरेक्ट मतलब है इनडायरेक्ट लोन ही, जब तक रिकमेंडेशन नहीं होता है तब तक नहीं होता है। उसके बाद क्या है कि इससे समूह की ऋण वापसी उधार वापसी की ग्राम संगठन मॉनिटरिंग करेगी और ऐसा करने से स्वयं सहायता समूह से कुछ सेवा शुल्क भी लेगा। ऊपर में ही बताए थे कि उसका जो मतलब अगर ऋण दिलवाएगा तो ग्राम संगठन तो कुछ सेवा शुल्क भी लेगा। जैसे अगर सीएलएफ से दिलवा रहा है चाहे और कहीं से दिलवा रहा है, अगर अपना दे रहा है तो वो तो पूरा ब्याज लेगा ही, लेकिन अगर दूसरे से दिलवाएगा तो वो सेवा शुल्क भी लेगा। उसके बाद क्या है, घ में है कि सामाजिक पूंजी निधि यानी सोशल कैपिटल फंड, इसको बोला जाता है SCF। तो CIF सामुदायिक निवेश निधि प्रशिक्षण विधि रोल प्ले के माध्यम से बताना है। तो अब देखिए कि यहाँ क्या है, फैसिलिटेटर को 15 प्रतिभागियों के बुलाकर नीचे दिए गए रोल प्ले करवाना है। हिदायत मतलब इंस्ट्रक्शन। अब क्या है कि 5-5 प्रतिभागियों को एक साथ 3 समूह बनाना है, यानी 5-5 मेंबर को मैंने बैठाकर 3 समूह वैसा बनाना है। और क्या है कि उन लोगों से स्वयं के आय वृद्धि कार्य के लिए आपस में चर्चा करवाना है। और उसके बाद क्या है कि एक जैसे कार्य वाले प्रतिभागियों से एक अलग समूह बनाना। और उसके बाद है कि चयनित कार्य में व्यक्तिगत समूह से सामूहिक रूप से क्या क्या कार्य कर सकते हैं इस पर चर्चा करवाना। मतलब उनको क्या है कि इंस्ट्रक्शन
मतलब दिया जाएगा। उसके बाद क्या है कि इस कार्य में कितनी आय होती है और कितना खर्च होता है और महीने में उससे कितना लाभ होता है, इस पर चर्चा करवाना है। अब क्या है कि अतः अंत में लाभ और हानि का आकलन करते हुए CIF का रिलीज करवाना है। मतलब कैसे, जो पहले जितना भी हिदायत दिया गया है वो पूरा करवा के तब रोल प्ले के करवाना है और नीचे दिए गए प्रश्नों को पूछना है। अब प्रश्न में क्या है कि एक में कि सामुदायिक निवेश निधि को देते समय स्वयं सहायता समूह के किन लक्षणों को देखना है। तो इसमें होता है कि वो उनका लेन देन कैसा चल रहा है वो देखना है। दूसरा में क्या है कि एक समान कार्य करने वाले समूह CIG कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप कैसे तैयार करें वो करना है। उसके बाद एक सामुदायिक निवेश निधि को सैंक्शन करते समय किन नियमों को पालन करना है। जैसे कि अगर जिस समय अन्य सामुदायिक निवेश निधि को अगर ऋण देते हैं तो उसमें क्या क्या नियमों का पालन करना है। तो आप लोगों को हम जैसे बता देते हैं कि उसमें नियम पालन होता है कि एक बार अगर एक समूह को 1 लाख रुपए मतलब VO के द्वारा दिया जाता है तो उसमें उसको बता दिया जाता है कि ये 100 किस्तों में भरना है और 100 किस्तों में मतलब यानी 6 महीना जो होता है सो उसका ब्याज जो होता है सो समूह में ही जमा करना होता है और 6 महीना के बाद का जो ब्याज होगा वो जैसे 1000 मूलधन और उसका 1000 ब्याज हो जाएगा, यानी 2000 जमा करना। 1% के हिसाब से 1 लाख का ब्याज 1000 रुपया होगा और दूसरे किस्ती में फिर 1990 रुपया होगा जमा, यानी 1000 जमा हुआ तो 10 रुपया कम। तो ये चीज़ जो होता है वो सैंक्शन करते समय पूरा चीज़ बता देना कि इसी नियम के तहत पालन करना है। अब क्या है, अंग में है कि CIF एक साधारण सिद्धांत है। अब क्या है कि सामुदायिक निवेश निधि से लोन व्यक्तिगत रूप से देने योग्य नहीं है। जो सामुदायिक निवेश निधि है तो ये होता है कि व्यक्तिगत लोन नहीं मिलता है, वो डायरेक्ट समूह को मिलता है और समूह निर्णय लेता है कि हम व्यक्तिगत दे या व्यक्तिगत तो नहीं देगा, मतलब सभी के सर्वसम्मति से ही देगा। दो को दे, 4 के दे, 5 के दे, लेकिन व्यक्तिगत नहीं है, सभी के सर्वसम्मति से। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज का बताते हैं। अब यहाँ की सामुदायिक निवेश निधि केवल समूह को ही मिलता है। तो हाँ, सामुदायिक निवेश निधि केवल जैसे है कि ग्राम संगठन में आता है और ग्राम संगठन समूह को देता है। फिर क्या है कि 5 में है, नहीं 5 नहीं, प्रत्येक सदस्य को नियमित भागीदारी होनी चाहिए, तो बिल्कुल। उसके बाद क्या है कि इस कार्य से महिला या बच्चों पर अधिक बोझ न हो, इस कार्य से गरीब को नुकसान न पहुँचे। अगर 1 लाख रुपया अगर दे दिया गया और उनको 100 किस्ती यानी 6 महीना तो पहले उनको बिना 6 महीना तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है केवल ब्याज देने के लिए, उसके बाद 100 किस्ती अगर दिया जाए 1 लाख, तो ये तो कितना बेटर वाला बात है। तो उसमें क्या होगा कि गरीब को क्या होगा कि अधिक न बोझ होगा न अधिक गरीब को नुकसान होगा। उसके बाद क्या है कि इस कार्य से पूंजीपति को लाभ न हो, मतलब इस कार्य अगर ऐसा कार्य मतलब होता है तो पूंजीपतियों को लाभ नहीं हो पाएगा। जो पूंजीपति क्या होता था कि पैसा एक बार में मतलब दे दिया और गरीब उसमें ब्याज भरते परेशान है। तो इसमें ये चीज़ नहीं होगा कि 1 लाख रुपए मतलब मिल गया, आराम से उनको 100 किस्तों में 6 महीना बाद भरना है। तो उससे होगा कि पूंजीपतियों से मतलब वो बचेंगे और वो अपना रोजी रोजगार भी करेंगे और उनके ऊपर अधिक बोझ भी नहीं रहेगा। उसके बाद क्या है, च में है स्वयं सहायता समूह के सिद्धांत क्या है, तो बताते हैं कि इसमें नियमानुसार बैठक करना और क्या है कि पारदर्शिता रहना चाहिए। जब भी बैठक होता है तो वो पारदर्शिता मतलब पूरा साफ सुथरा सभी की नज़र में। उसके बाद क्या है कि प्रत्येक सदस्य को जिम्मेदारी लेना है
उसके बाद है कि सामूहिक रूप से समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करना है। मतलब अगर किसी भी तरह का समस्या आता है तो उसको एक दो मिल के नहीं समस्या को समाधान करना है, उसको सामूहिक रूप से समस्या को समाधान करना है। उसके बाद क्या है, लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेना है। यानी ऐसा नहीं है कि हमको ये जानकारी का है, हम इनको जानते हैं, हम इनको दिलवाना चाहते, वो नहीं। यानी सबके सर्वसम्मति से होना चाहिए, यानी लोकतांत्रिक रूप से। क्या है अब है कि सारी गतिविधियों समूह की ही बैठक में तय करना है। मतलब जो भी लेन देन से संबंधित निर्णय लेना है वो समूह के ही बैठक में तय करना है, बाहर में नहीं। उसके बाद क्या है कि बच्चों को काम में नहीं लगाना, बच्चों को काम में नहीं लगाना है। उसके बाद यह सुनिश्चित करना है कि महिला एवं पुरुष को एक समान दूरी मिले, मजदूरी मिले। हाँ, इसमें है कि क्या है कि यह सुनिश्चित करना है कि अगर महिला है या पुरुष है उसको एक समान मजदूरी मिले अगर कार्य करते हैं तो। उसके बाद आमदनी का फिजूल खर्ची में ना लगना। अगर आमदनी हो रहा है तो उसको फिजूल खर्च में नहीं करना है। तो चलिए अब हम थोड़ा है इसमें, अब चलिए अब हम इतना ही पर समाप्त करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए तो अब हम इसको शुरू से बता देते हैं कि कहाँ से समझाए हैं ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आए। तो देखिए हम कहाँ तक समझाए हैं, आप सभी शुरू से अंत तक देख लीजिए और आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि जीविका से संबंधित किसी भी तरह का वीडियो अगर डालें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए और आप हमारे वीडियो से अनजान नहीं रहेंगे। तो आप सभी फ्रेंड्स को हम चाहते कि एक बार याद भी करवा दें, क्योंकि आप सभी फ्रेंड्स लाइक करना भी भूल जाते हैं। तो आप सभी फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं कि बने रहते हैं और बीच में से चले जाते हैं, उसके बाद ना लाइक करते हैं ना कमेंट भी करते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स बने रहेंगे अंत तक, लास्ट में लाइक भी कर देंगे और सभी फ्रेंड्स बाय बाय करके ही जाएंगे। क्योंकि कभी किसी को भी सपोर्ट करना है तो ईमानदारी से करना है, क्योंकि ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।